Hello friends, good morning. Waiting for people to come to the live session. Hello, welcome to Doom Citizens Online. So काफी लोग आ चुके हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आप लोगों का डून सिटीजन्स ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दे दूं, आज इंटरनेशनल योगा डे है. तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप लोगों ने योगा किया? एनीवेज, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी पिछले 40 दिन पहले हमने ये ग्रुप खोला था एंड वी आर ऑलरेडी 2200 प्लस मेंबर्स नाउ. और हम लोगों ने करीब 10 लाइव सेशंस करा लिए हैं विच वेरी फ्रॉम विमेन सेफ्टी, पोइट्री सेशन, स्मार्ट सिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया, एटिकेट्स के ऊपर रिसेंटली कराया हमने, न्यूट्रिशन पे कराया एक सेशन, मेडिटेशन, फिटनेस, सेलिब्रिटी टॉक्स थी इसमें, ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपटीशन था. तो बहुत सारी चीजें हमने कराई हैं. और अभी हमारे लाइंड अप है, इवनिंग में एक योगा का सेशन है, फिर एक वेस्ट मैनेजमेंट का इसके बाद. सो द ग्रुप इज डूइंग रियली वेल. तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रुप में एक्टिव रहिए. जो मेंबर्स हैं, खाली ये नहीं कि कुछ ही मेंबर्स मिलके कर रहे हैं, सभी मेंबर्स आगे हैं और कुछ करते रहें. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे है. सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम इंट्रोड्यूसिंग द ग्रुप एक्टिविटीज. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन विच इज सुसाइड. तो अभी हम लोग देखते रहे कि बहुत सुसाइड केसेस पहले होते थे. हमारे किसान भाई सुसाइड करते थे, स्टूडेंट्स करते थे कॉलेजेस में, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुए सुसाइड्स. अब रिसेंटली सेलिब्रिटीज के सुसाइड केसेस भी काफी आए हैं. तो एक ये बड़ा चिंता का विषय है कि सुसाइड क्यों करते हैं लोग. सेलिब्रिटी को जब हम देखते हैं सुसाइड करते हुए, हमें लगता है कि इनके पास तो सब कुछ था, शोहरत थी, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ है, तो फिर ये सुसाइड क्यों करते हैं. देन when we try to see the statistics, so there are around 9 lakh people committing suicide everywhere in the world, and out of that around 1,35,000 people commit suicide in India. So that's an astronomical figure. तो बहुत दुख लगता है कि जब कोई सुसाइड करता है. तो आज हमारे साथ डॉक्टर्स हैं हमारे पैनल में, मैं उनको अभी लेकर आऊंगा. और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सुसाइड जो है, हम लोग सुसाइड की बात नहीं करते हैं, हम इसको टैबू समझते हैं. हम समझते हैं अगर किसी के पैर में चोट लगी है तो वो बीमार है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर उसको मेंटल प्रॉब्लम है तो हम उसको मेंटली इल ट्रीट करके उसके साथ व्यवहार नहीं करते जो कि हम एक फिजिकल जिसको चोट लगी है उसके साथ करते हैं. तो आज हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे. आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस दीजिए. किसी को भी अगर कोई डिप्रेशन है, कहीं पे कोई सोचता है, आपको लगता है कि आपके जानने वाला या आपके आसपास कोई एक ऐसा है जो कि कहीं डिप्रेशन में दिखाई देता है, या आपको लगता है कि उसको बात करने की जरूरत है, उससे बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए हमारे साथ. इस सेशन में क्वेश्चंस भेजिए अपने, आपके क्वेश्चंस वेलकम है. तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं. अंकित गुप्ता जी हैं और लोग हैं हमारे साथ, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे साथ आज पैनल में हैं डॉक्टर पुनीत त्यागी. वेलकम डॉक्टर पुनीत त्यागी, आप मैक्स हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं. डॉक्टर सलोनी गुप्ता हैं, शी इज ऑल्सो इन मैक्स हॉस्पिटल एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट. एंड डॉक्टर शोभित गर्ग from Guru Ram Rai Institute of Medical Sciences and he is a psychiatrist. तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए. तो डॉक्टर त्यागी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हाँ, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ जो मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ. और मैं इस सेशन में एज ए एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी दून सोसाइटी सिटीजन ऑनलाइन की तरफ से ही एक मेंबर की तरह हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया मनोचा जी मुझे यहाँ पर इस सेशन में इंक्लूड करने के लिए. थैंक यू डॉक्टर त्यागी. डॉक्टर शोभित. वेलकम फ्रेंड्स. मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गुरु राम राय में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एंड ऑल्सो आई एम विद द टीम ऑफ डॉक्टर पुनीत एंड डॉक्टर सलोनी. आई एम विजिटिंग कंसल्टेंट इन मैक्स ऑल्सो. I would like to actually thank Minocha ji and Dr. Puneet sir, who has been my senior colleague, and who has actually guided me to address
the audience. So thank you, sir. So I would look forward to the interaction. नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी, मैं मैक्स हॉस्पिटल के साथ में एसोसिएटेड हूँ, न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के साथ में, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दून सिटीजन्स ऑनलाइन ग्रुप के साथ में जुड़ रही हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में यूजुअली लोग बात करना प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ अ टैबू। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग आए दिन इन परेशानियों के साथ में डील करते हैं, और आज मैं चाहूंगी कि हम लोग खुलकर इस टॉपिक के बारे में बात करें। सो थैंक यू मनोजा जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you all the doctors. Thanks for sparing your valuable time and coming to this session. आप लोगों का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, मैं भी यही बात कर रहा था लोगों से आपके आने से पहले कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, जैसे डॉक्टर सलोनी गुप्ता ने कहा है। हम लोग सोचते हैं कि कोई मेंटली इल है तो उसको हम पागल कह के छोड़ देते हैं, या पहले ही चीज में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि तुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के पास जाने में ट्राई नहीं करते, हमें लगता है कि लोग हमें पागल कहेंगे। तो इतने सारे सुसाइड केसेस होते हुए, तो डॉक्टर साहब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं? देखिए, सुसाइड का जो है हम अभी देखने में जैसा कि आपने अभी कहा कि दुनिया में इस वक्त करीब 8 से 9 लाख लोग जो हैं सुसाइड करते हैं, और ये जितनी भी दुनिया में डेथ होती हैं उनका करीब 1.5% के आसपास है। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो है कि लोअर तबके के जो लोग हैं वो ही सुसाइड करते हैं, इसमें सब लोग इंक्लूडेड हैं, जैसा कि आपने बताया। तो एक तो इसमें मेरे को लगता है कि जो हमारा अभी भी जो एक इनफैक्ट अगर मैं इंडिया में बात करूं जो कल्चर है, तो हम लोग अभी भी जो डिप्रेसिव इलनेस है उनका टैबू है। मैं एज ए क्लिनिशियन बताऊंगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं, लेकिन वो मेरे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। जैसे कि वो कहेंगे कि हमें दम घुटता है, हमें सांस में दिक्कत होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। तो इनका जब हिस्ट्री लेते हैं हम लोग और इनसे जब मैं पूछता हूँ, तो फिर मुझे समझ में आता है कि, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में, कि इनको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, और ये जो है इनको डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो इसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मैं यूजुअली जैसे पेरेंट्स को हम या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम समझाते हैं कि आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, और हम उनको काउंसिल करते हैं। तो देखा ये गया है कि मैक्सिमम लोग उस चीज को रेजिस्ट करते हैं। तो दैट मीन्स कि अभी भी टैबू है। तो ये चीजें कहीं पर रह जाती हैं दबी हुई, और कई बार काफी लोग हैं जिनको हम काउंसिल करते हैं, वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो बार बार घूमकर आप ही के पास आते हैं, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही कुछ दवा दे दीजिए, एक्चुअल में तो इसको सांस में दिक्कत है, हमें नहीं लगता कि इसको कोई दिमागी प्रॉब्लम है। तो फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, और शायद हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं दबाते रहते हैं और कारपेट के नीचे डालते रहते हैं, और फिर एक ऐसा पल आता है कि जहां पर कि ये बस हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सेप्टेंस नहीं है, हम लोग छिपाते हैं इस चीज को। तो एज अ कॉमन मैन डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है आप सब लोगों से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है किसी डिप्रेसिव मरीज को, या मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है? पहले मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? डॉक्टर सलोनी गुप्ता आप इस पे बताएंगे। सर, इसमें जैसे कि अभी डॉक्टर पुनीत ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप ही दवाई दे दीजिए, बिकॉज ये एक टैबू है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमको पागल करार कर दिया जाएगा। तो वहां पर मैं पहले कहना चाहूंगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो कल्चर है कि इंसान पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट इसको पूरा इवैल्यूएट करता है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनता है, और मेंटल इलनेस में भी एक सीवियरिटी और उसकी इंटेंसिटी होती है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि हमको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है या हमको सिर्फ थेरेपेटिक लेवल पर उसको डील करना है। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस नहीं क्लियर है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो उसको मेडिकली प्लस काउंसलिंग के थ्रू डील करते हैं,
और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी के द्वारा डील करते हैं। तो पहले अगर किस भी हम लोग अगर साइंस एंड सिम्टम्स पे इस पे डिटेल पे बात करेंगे, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और साइकोलॉजिस्ट फिर ये डिसाइड करेगा कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। तो पहले हमें साइकोलॉजिस्ट के पास आना है, तो हमें पहले सलोनी गुप्ता के पास जाना है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सिंस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। अगर वो डॉक्टर शोभित के पास भी चले जाते हैं तो आई गेस कि हमारे देश में बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी अभी हैं जो दवाइयों पर निर्भर नहीं रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको भले ही सपोर्टिव मेडिसिन दे रहे हैं बट आप अल्टीमेटली आप जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास में जहां पर आपकी प्रॉब्लम को रूट से खत्म किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वही बात है जैसे डॉक्टर पुनीत त्यागी ने कहा कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, हमें जाना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। डॉक्टर शोभित। यस सर। शोभित, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपके पास किस टाइप के पेशेंट आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये डिप्रेशन में है या ये सुसाइड कर सकते हैं, इसके क्या साइंस होते हैं? सर मैं पहले जो सलोनी से क्वेश्चन था उसी से ही मैं इसको एक्सप्लेनेशन को फॉरवर्ड करूंगा कि मान लीजिए किसी की हड्डी टूटती है, तो हड्डी टूटती है तो वो ऑर्थोपेडिशियन पे जाता है, तो उसको प्लास्टर लगा के 1-1.5 महीने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। बट उसके बाद उसे फिजियोथेरेपी का पूरा कोर्स करना होता है। अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करेगा, उसकी जो मसल एट्रोफी हो जाएगी, उसकी आर्म कमजोर हो जाएगी, हड्डी जोड़ने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम ब्रेन होता है, अगर हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल का जो एक सिंक है वो टूटता है तो फिर आदमी मानसिक बीमारियों में फंसता है। उस सिंक को जोड़ने के लिए दवाइयों के साथ साथ अगर हमें साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी या फैमिली बॉन्डिंग को ठीक करने का अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो वो इनकम्प्लीट प्रोसेस रह जाता है, वो कमजोरी फिर बनी रह जाती है, वो फिर आप उसे एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं जोड़ सकते। मैं इस पे डॉक्टर पुनीत त्यागी की बहुत ही अप्रिसिएशन करूंगा कि सर इंश्योर करते हैं, सर इज वन ऑफ द फ्यू पल्मोनोलॉजिस्ट हु इंश्योर कि पेशेंट्स को होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिले। पेशेंट को चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सारा का सारा एड्रेसल मिले ताकि अल्टीमेट आउटपुट जो हम लोगों को कंसर्न होता है पेशेंट्स का वो बने। अब मान लीजिए कि आपकी रूटीन सर्कमस्टेंसेस में अगर एक इंसान चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है, उसका काम कार्य करने की शैली सब कुछ ठीक है, तो बट जब वहां पे डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए, मान लीजिए नॉर्मल सैडनेस जिसे हम कहते हैं या नॉर्मल अवसाद कि आज बच्चे का एग्जाम में नंबर कम आया, बच्चा परेशान है, 3-4 दिन के लिए चिंता में रहा, सोया नहीं, अपना रो के अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर लिया, उसके बाद हमने जो समझा दिया वो ठीक हो गया। दिस इज नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशंस या नॉर्मल सैडनेस। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो अटक जाती है, वो एक सोच, चिंता और वो एक मूड की एक डिप्रेशन में, और उसको वो पकड़ के बैठ गया है, खाना खाना छोड़ दिया है, नींद नहीं आ रही है, वो 15-20 दिन बरकरार है। अब वो उसकी वजह से वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। अब उसकी वजह से उसको इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, उसके मन में बहुत डेस्परेशन आ गई है कि नहीं मैं तो अब नीचे गिर गया हूँ, मैं लाइफ में उठ नहीं सकता हूँ। तो अगर इस तरह के एक फिनोमेना बनता है तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें घबराहट, बेचैनी, घुटन, सांस फूलना, हाथ पैर में कंपन आ जाना, गर्म ठंडक लगना, ये सब एसोसिएटेड एंजाइटी के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर ये बरकरार रहते हैं, ये हटते नहीं हैं, ये एनवायरनमेंट जो चेंज होता है उसके हिसाब से चेंज नहीं होते, तो हम कहते हैं कि फिर ये बीमारी का रूप ले रहे होते हैं और इसमें फिर आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जैसे सलोनी ने कहा कि सलोनी है, हम है, हमारी टीम है, आप कहीं पे भी किसी पे भी आके कांटेक्ट पॉइंट करिए, हम ये इंश्योर करते हैं कि उसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, होलिस्टिक ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर त्यागी, एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जो कोई इंसान डिप्रेशन में होता है या घबराया हुआ होता है, उसकी एकदम सांस फूल जाती है, तो नॉर्मली हम कहते हैं गहरी लंबी सांस ले लो, आप तो ठीक हो जाएगा। तो एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं इमीडिएट अगर किसी को स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, विच माइट लीड टू सम सीरियस मेंटल प्रॉब्लम, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ की ये प्रॉब्लम, लेकिन ये पेशेंट्स एक्चुअली ना हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, तो इनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई हम कहें कि एस्थमा है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनको,
और इनको कोई उस तरह के खांसी होना या वीजिंग होना उस तरह की कोई चीज नहीं रहती है। और स्पेशली ये जो सिम्टम्स इनके होते हैं ये मेनली तब होते हैं जब ये अकेले होते हैं और ये कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। और व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप हिस्ट्री लो तो ये जब भी बिजी होंगे तो इनको कभी सांस में दिक्कत नहीं होती है। इनको रात में जब ये एक बार सो जाते हैं उसके वक्त उस वक्त सांस में दिक्कत नहीं होती है। और ये जब भी मतलब सोच में बैठेंगे या अकेले होंगे या कोई काम नहीं कर रहे होंगे तब इनको मोस्ट ऑफ द टाइम सांस में दिक्कत होती है। तो इनको हम मैक्सिमम टाइम पे वी ट्राई टू डाइवर्ट देम टू साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और पैनिक अटैक से कैसे बचा जा सकता है। तो आप लोगों में से जो इसको आंसर करना अप्रोप्रिएट समझे। एक्चुअली पैनिक अटैक एक हमारे नर्वस सिस्टम की एक एक्साइटेशन का एक फिनोमेना होता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो हमें रिलैक्स रखता है, एट द सेम टाइम हमें एक फ्लाइट या फाइट रिएक्शन के लिए रेडी भी रखता है। मगर जब ये नर्वस सिस्टम आउट ऑफ सिंक हो जाता है किसी भी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से, तो पेशेंट्स को अचानक से आउट ऑफ द ब्लू धड़कन बढ़ना, घुटन सी लगना, हाथ पैर कांपना, पसीना आ जाना, ऐसा लगना कि कुछ होने वाला है, मैं बच नहीं सकता हूँ, मैं फटाफट इमरजेंसी आऊं। एक पेशेंट आया कहता है कि जी मेरा गला इतना सूख रहा है कि मुझे लगता है चोक हो जाएगा। एक पेशेंट कहता है कि जी मेरे को ऐसा लगा कि मैं मुझे कोई दबा रहा है और मैं कुछ देर में खत्म हो जाऊंगा। तो इस तरह के जो फिनोमेना होते हैं जो और जिनका कोई फिर हमको इन्वेस्टिगेशन करा के बेसिस नहीं मिलता है, तो उसे हम प्योर पैनिक अटैक कहते हैं। और ये जब पहली बार होता है तो फिर पेशेंट इतना घबरा जाते हैं कि उनके मन में डर बैठ जाता है कि ये बार बार होगा, और फिर वो एक पैनिक रिएक्शन या एक एप्रीहेंशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसको फिर वो एंटिसिपेट करने लगते हैं कि ये कभी भी हो सकता है। तो फिर वो एक एंजाइटी के घेराव में आ जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं डॉक्टर शोभित से एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं, देखिए हम इमरजेंसीज में हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हुआ या किसी को एस्थमा का अटैक हुआ या कुछ भी है, तो हम लोग इमरजेंसीज में जाते हैं। शायद बहुत ही कम लोग हैं वो जी इस बात को जानते होंगे कि जो एक्यूट डिप्रेशन है वो भी एक किस्म की इमरजेंसी है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए या टाइमली हम उसको समझ पाए और उस वक्त एकदम से हम साइकेट्रिस्ट हेल्प लें, तो शायद हम कई सुसाइड होने से बचा सकते हैं। जैसे कि सुशांत का केस में भी अगर हम डिस्कस करें अभी, तो उसमें जो भी न्यूज में हमने पढ़ा है या जो भी सुनने को मिल रहा है कि उस दिन उनकी हालत बहुत खराब थी, रात में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को साथ में बुलाया, बट आई थिंक उस वक्त ना कोई भी नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ एक्यूट अटैक ऑफ डिप्रेशन और ये सुसाइड में कल्मिनेट हो सकता है। तो अगर रात में ही कुछ हेल्प ले ली गई होती तो शायद एक जान बचाई जा सकती थी। तो डॉक्टर शोभित आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जब खास तौर पे एक आदमी प्लान करता है, क्योंकि वो प्लान करता है जब उसको अंदर से रिलीफ नहीं मिलता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या तनाव बहुत बढ़ता जाता है, चरम सीमा में पहुंच जाता है, और उसके बाद उसे लगता है कि नाउ देयर इज नो वे आउट, अब मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसको हम फिर होपलेसनेस कहते हैं। होपलेसनेस अगर आ गई कि नहीं अब कोई आशा नहीं है या जीवन निराशा में कन्वर्ट होने वाला है, कोई किसी भी तरीके से मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, उसमें भी दो फैक्टर हैं सर, कि अगर किसी को लगता है कि सपोर्ट से निकल जाऊंगा बट सपोर्ट नहीं मिले, और कभी कभी जब सपोर्ट पूरा एडिक्वेट होता है, सारे फैमिली मेंबर सपोर्टिंग होते हैं, तो फिर पेशेंट को लगने लगता है कि नहीं सब सपोर्ट के बावजूद भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो इस डॉगमा से जब वो निकलना चाहता है तो उसको लगता है सुसाइड इज अ हेल्दी वे टू डू इट, इट इज इनएक्यूरेट हेल्दी वे। ये एक सर वैसे ही फिनोमेना है कि एक बिल्डिंग में आप 5वें फ्लोर पे खड़े हुए हैं और उस कमरे में आग लग गई है और आप बाहर एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो ओनली वे टू एस्केप इज जंपिंग फ्रॉम द विंडो। सो ऐसा लगता है कि अंदर तो इतनी आग है, मैं कूद जाऊं तो मेरे को रिलीफ मिलेगा। सो उस पेन को एंटिसिपेट करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको सर। एक पेशेंट हमारे पास आए, ही इज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में थे। अचानक से फैमिली मेंबर्स का फोन आया कि 10 दिन पहले की जी ही इज बिकमिंग वेरी फाइन, वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ही इज नाउ वेरी हैप्पी, ही इज गोइंग आउट मीटिंग पीपल, वो सब खाना वाना खा रहे हैं, डोसा वगैरह खा रहे हैं, ही इज विजिटिंग रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। तो हमें लगा कि नो देयर इज समथिंग एमिस, अचानक से ऐसा कैसे? एंड देन ऑन 16th डे द कॉल केम दैट ही सैट इन हिज कार, टुक साइनाइड एंड had actually committed suicide. So he had planned before कि मैं actually I will commit suicide and so that
I can now do most of the things which I wanted to. So at times to pick and to anticipate becomes very difficult. I am hopeful कि a case of Sushant Singh Rajput, they would have found it difficult to actually plan that he would do something like that. इसमें सर अगेन वी नीड सपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अगर फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की या किसी ने पहले अटेम्प्ट किया है सुसाइड का, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है. इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड सर. आई थिंक सलोनी कैन गिव अस सम लाइट ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सलोनी, can you please pardon the question, sir? नहीं, एक्चुअली ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर पुनीत त्यागी सर ने जो हमें बताया, और जो हम लोग ये सुसाइड के फिनोमेना, साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स के बारे में, फ्रॉम व्हाट इज योर व्यू पॉइंट फॉर द ऑडियंस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ इट? हम लोग कैसे इससे बचा सकते हैं? अगर हमें पता चल जाए कोई बहुत क्रॉनिक है या किसी फैमिली हिस्ट्री में है कुछ ऐसा, तो डॉक्टर शोभित का कहना ये है कि इनका कहना ये है कि जो सुसाइड करने वाला होता है, ही थिंक्स ही इज द वर्स्ट सफरर. उससे ज्यादा दुखी इंसान दुनिया में नहीं है. और ऐसा कई बार होता भी है. कोई कैंसर पेन से पीड़ित है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है, किसी को कुछ उनके पेरेंट्स चाहते थे ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नहीं बना, जैसे बहुत मूवीज में भी देखा है. तो डॉक्टर सुनिए, ये हम जानना चाहते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसी फैमिली हिस्ट्री पता है, तो क्या एज ए साइकोलॉजिस्ट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो एक पर्सपेक्टिव सुसाइडर है वो बच जाए, उसकी जान बच जाए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर. जब भी कोई सुसाइडल आइडिएशन होता है, वहां पर पर्सन के कुछ इंटरनल डायलॉग्स होते हैं जिनको कि हम समझने की कोशिश करते हैं. मैंने कुछ पॉइंट्स में उन इंटरनल डायलॉग्स को समझने की कोशिश करी थी कि वहां पर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, जो चेतना होती है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है. वो उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाता. और वहां पर सुसाइडल आइडिएशंस जैसे जो आना शुरू होते हैं, तो वहां पर सब कुछ उसके आगे ना कांट लग जाता है कि वो पेन को भी बेयर नहीं कर सकता है, सोचना भी क्लियरली बंद हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है. और इन इंटरनल डायलॉग्स को अगर हम लोग समझना शुरू करें, मतलब अगर वो हेल्प सीक करता है या फैमिली हेल्प सीक करती है, तो वहां पर इन चीजों को समझ करके हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड को. और 80% तक सर वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो किसी ना किसी से उस बारे में बात जरूर करता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, जीने में की मजा नहीं आ रहा है. इस तरीके की उनकी मानसिकता बनती जाती है. बट लोग क्या करते हैं कि उसको नेग्लेक्ट करते हैं या बहुत लाइटली लेते हैं. कहते हैं अरे तू पागल है क्या, ऐसा क्यों सोच रहा है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, कुछ वक्त की बात है, खत्म हो जाएगा ये. हम इस तरीके से उसको लेकर के टाल देते हैं, हम टाल देते हैं उसको. बट जिस तरीके से सुसाइड बढ़ रहा है और इट हैज बिकम द 20th मतलब कॉज ऑफ डेथ, अगर हम देखें सुसाइड को, तो हमें इसको टालना नहीं चाहिए. हमको इसको एक सीरियसनेस लेकर के किसी एक्सपर्ट से या किसी प्रोफेशनल से उसको जरूर उसकी नॉलेज में लाना चाहिए. तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं सर. डॉक्टर सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा एज साइकोलॉजिस्ट. एक हमारे जानने वाले, मेरे बेटे के कोई जानने फ्रेंड, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, तो उसने कहा कि मैं जो है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं ड्रग्स लेता था या मैं सिगरेट लेता था, कोई एक ऐसा इश्यू बताया. तो डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने पहले इसको, अरे ये तो तुम बहुत गलत करते थे. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ही स्टार्टेड बीइंग अ पेरेंट. तो पेरेंटिंग और साइकोलॉजिस्ट में दोनों में क्या अंतर है? जब देखिए, साइकोलॉजी पर हम तब जाएंगे जब पेरेंट्स या हमारे जो अराउंड एल्डर्स हैं या हमारे पीयर ग्रुप है, वो हमें गाइड नहीं कर पाता. तो शुड साइकोलॉजिस्ट आल्सो बिहेव लाइक अ पेरेंट? No, sir. We should listen to the person non-judgmentally. Very very important thing is this कि जब वो इंसान आपको कोई बात कह रहा है, अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, उसको करने दीजिए किसी भी फॉर्म पे. वो बहुत मुश्किल से आपके पास पहुंचा है, बहुत मुश्किल से ये करेज उठा पाया है कि वो अपनी बात कह रहा है. उसको सही या गलत में मापना एक साइकोलॉजिस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. उसको सुनिए, उसको स्पेस दीजिए, पहले उसको अपनी बात कहने दीजिए, और उसको नॉन जजमेंटली, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के उसको सुनना है.
डॉक्टर त्यागी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एक तो देखिए, मुझे तो समहाउ में एक लगता है कि हम लोग लाइफ में, मतलब इवन अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक जो प्रेशर जो रहता है करियर वाइज या कुछ भी है, और उसमें हम कई बार, मुझे लगता है कि काफी सारे पेरेंट्स हैं जो वो कोशिश करते हैं कि जो अपने सपने हैं वो अपने जी, बच्चों की आंखों में देखना चाहते हैं। और यही इसमें रहता मैं है। एक बहुत ही, मुझे एक मूवी का याद आ रहा है। एक मूवी थी, बहुत ही फेमस मूवी है हॉलीवुड की, डेड पोइट सोसाइटी। इंसिडेंटली जो उसके जो मेन लीड रोल थे, ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड, रॉबी विलियम, ही कमिटेड सुसाइड। तो उसमें यस, यस। क्या है कि जो उसमें जो एक कैरेक्टर है, वो बच्चा है, वो बेसिकली ड्रामा में जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उसको साइंस में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो ये एक्चुअल में बहुत होता है। अभी आप कोटा देख लीजिए, कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। और 2016 का अभी तक मुझे इंसिडेंट याद है कि एक लड़की ने, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली थी, और उसके पेरेंट्स उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि वो मना कर रही थी कि भाई मुझे नहीं बनना है। तो उसकी मदर उसको लेकर के कोटा में रहती थी, एंड शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स आल्सो एंट्रेंस एग्जाम में, बट स्टिल शी कमिटेड सुसाइड। और वो जो एक बहुत लंबा 4-5 पेज का लेटर लिख करके गई थी, जिसमें उसने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी छोटी बहन को आप इस तरह से प्रेशराइज नहीं करोगे। तो हम कहीं पे भूल जाते हैं, मतलब ना, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब हम एक लेवल तक, जिस लेवल तक हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, तो उसमें ये टीनेज सुसाइड का एक बड़ा कारण बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें काउंसलिंग और ये सारी चीजें, इनको फिर वही है, फिर वहां पे टैबू आता है। अगर आप कहते हैं कि भाई बच्चा आपका, इसको प्रॉब्लम है, या कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को वी कैन सी कि इनको प्रॉब्लम है कुछ मेंटल, लेकिन अब जब आप फैमिली को बोलते हो कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम है, आप साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लीजिए, तो दे थिंक कि ये, अरे भाई हमारे बच्चे के लिए ऐसे क्यों बोल रहा है, हमारा बच्चा तो ब्रिलियंट है और ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक चेंज बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे बहुत जरूरी है। स्कूल इज प्लेस जहाँ पे कि जो सारे टीचर्स हैं, उनको सबको वेल इक्विप्ड होना चाहिए टू सी कि कोई बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दे शुड टॉक टू देम एंड दे शुड फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, जिससे पहले कि कोई ब्लंडर करे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, टीनेज तक के लिए स्कूल और पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसके बाद पीयर ग्रुप का भी रोल आ जाता है, फिर सोसाइटी का भी आ जाता है उनके लिए, उनको देखने के लिए। एक क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट सुसाइड, कि ये इंसान सुसाइड करने वाला है? क्या कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो व्यक्ति डिस्प्ले करता है क्या? डॉक्टर शोभित, मे बी यू कैन आंसर दिस। हाँ सर, वहां पे कुछ Okay, Saloni can. हाँ सर, वहां पर जैसे कि मैंने कहा कि क्लूज होते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड विद दोज क्लूज दैट पर्सन, we can predict that person might about to commit a suicide or thinking to commit a suicide। जैसे कि एक चीज मैंने पहले भी बताई कि 80% people इसके बारे में बात करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मेंशन करते हैं। वो किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो लो फील करते हैं, उनकी लाइफ वैसी नहीं होती है जैसी चल रही होती है पहले से। कहीं ना कहीं उनका मूड लो होता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, डिप्रेसिव फॉर्म ऑफ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वहां पर किसी न किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन आया होता है उनकी लाइफ में, उसको हम किसी कॉन्फ्लिक्ट, फेलियर, जॉब या सेपरेशन, डिवोर्स, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, कुछ इस तरीके की अगर क्राइसिस आई हुई है, और एक होपलेसनेस उनके उसमें देखनी शुरू हो जाती है। वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि अब कुछ काम नहीं होगा, अब कुछ काम नहीं करेगा, मैं कुछ भी करना चाहूंगा वो सफल नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का व्यवहार आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आई गेस कि दीज आर द क्लूज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन हेल्प दैट पर्सन। या डॉक्टर शोभित उसमें सर कुछ ऐड करना चाहें? सर, एज अ क्लिनिशियन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई इंसान अगर अपने मन में सुसाइड की भावना व्यक्त करता है तो उसको हम लोग सीरियसली लें, उसको हम नकारे नहीं,
उसमें हम एक्सपर्ट की राय जरूर लें। इम्पोर्टेंट इज जो एक सोसाइटी में गलत भावना है कि सुसाइड के बारे में पूछेंगे तो शायद कर ना ले, दैट इज नॉट द केस। अगर सुसाइड के बारे में हम पूछते हैं तो वो 50% ऑफ द सुसाइडल टेंडेंसीज कम हो जाती है। जब मेरे पास पेशेंट पहली बार आता है, आई इंश्योर अगर वो किसी भी मानसिक तनाव में, गहरे तनाव में है, हम फर्स्ट सेशन में ही उनसे पूछते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप उसे रिलीज नहीं कराएंगे, और वो अगर रिलीज नहीं होगा तो वो दब दब के एक दिन वो कमिट कर लेंगे। जो लोग सुसाइड के बारे में बोल रहते हैं वो कम रिस्क में रहते हैं, जो सुसाइड के बारे में नहीं बोलते हैं, छुपाते हैं, अपने अंदर रखते हैं, वो ज्यादा रिस्क में होते हैं। वो उनका चांस लीथल सुसाइड कमिट करने का ज्यादा रहता है। सो ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। अब हम लोगों को, जैसे डॉक्टर पुनीत ने बोला कि हमको एज अ सोसाइटी करिकुलम में हमें मेंटल हेल्थ का एक चैप्टर डालना चाहिए। हम लोग टीबी के बारे में सुनते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां, बट मानसिक बीमारियों के बारे में हम लोग बात ना पढ़ाया जाता है, ना पढ़ते हैं। इवन एट एमबीबीएस लेवल नहीं पढ़ाया जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो इसीलिए हम लोग उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, और इसलिए हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, और हम लोग लेट हो जाते हैं, और हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। नो डाउट वी आर द 6th लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर सुसाइड, सो दैट इज अ वेरी बिग फिगर। डॉक्टर सोनी, एक क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ लोग अल्कोहल या बाकी ड्रग्स की जिनको एडिक्शन हो जाता है, डू दे टेंड टू बी सुसाइडल? अगर सर ये देखिए सिर्फ डिप्रेशन, हाँ नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। नहीं सर, अच्छा सी, अगर देखिए सर कि अगर कोई तनाव में जाता है और कोई मानसिक प्रभाव में या डिप्रेशन में जा रहा होता है, तो कभी कभी वो नशे की पदार्थों का सेवन करना शुरू करता है रिलीफ पाने के। तो वो एक अपनी नॉर्मल हेल्दी ड्रिंकिंग से हटकर शराब का सेवन करता है ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, वो सो जाए और वो तनाव से दूर हो जाए। पर धीरे धीरे ये डेंजरस पैटर्न बन सकता है, जिसकी वजह से उसको अगर शराब नहीं मिली उसका तनाव दुगना तिगुना हो सकता है, और इस टर्मोइल में वो कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। मगर नशे का सेवन करना एक सुसाइड का खतरा है, और मानसिक बीमारी में वो खतरा बढ़ जाता है। इनफैक्ट शोभित, इसमें कई स्टडीज भी हैं कि जिन कंट्रीज में अल्कोहल पे रिस्ट्रिक्शन किया गया, वहां पर जो है सुसाइड के जो रेट्स हैं वो कम हुए बेसिकली। यस। अच्छा डॉक्टर सोनी, आपको कुछ कहना है इसमें? हाँ सर, मैं इसमें यही कहना चाह रही थी कि जो एक सेल्फ मैनेजमेंट है, लोग जब अपनी मानसिकता से सोचते हैं कि हम दवाई पे नहीं जाना चाहते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो तरीका अपनाते हैं नशे का। नशे में वो ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, जिससे कि टेम्पररी तो उनकी प्रॉब्लम लगता है कि वो कम हो रही है, सॉल्व हो रही है, बट ओवर द टाइम वो एक ट्रैप में जाते हैं, और उस ट्रैप में जाने के बाद एक एक गिल्ट डेवलप हो जाता है, जिस गिल्ट से बाहर आने के लिए उनको लगता है कि सिर्फ एक तरीका बचा है, वो है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लो, अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो नशा निकाला होता है, वो नशे के बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सुसाइड एक बहुत मेजर कारण उन लोगों में भी बनता है जो एक नशे के ट्रैप में चले जाते हैं। जी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? तो हालांकि पहले बात कर चुके हैं डॉक्टर इस पे, तो डॉक्टर पुनीत आप थोड़ा सा बताएंगे एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? बेसिक हम क्यों एंग्शियस फील करते हैं? मे बी इन टाइम्स ऑफ कोविड ज्यादा बढ़ गया लोगों को, या एक जनरल एंजाइटी रहती है लोगों को, या डॉक्टर साहब का माइक म्यूट है मेरे ख्याल से। सॉरी, मेरे ख्याल से डॉक्टर शोभित इस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर टैकल कर पाएंगे। तो ओके डॉक्टर शोभित प्लीज। देखिए, एंजाइटी एक बेचैनी की स्थिति है, एक नर्वसनेस की स्थिति है, एक एप्रीहेंशन, एक चिंता की स्थिति है, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन में चले जाता है और हम लोगों को बहुत सारी चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती है, जिसमें घुटन,
चोकिंग सेंसेशन, हार्ट बीट बढ़ जाना जिसे पल्पिटेशन कहते हैं, पेट में बटरफ्लाईज होना जिसे पेट में कई लोग कहते हैं गुड़गुड़ होता है जी, जैसी काफी लोग ऐसा बताते हैं कि ये चीज पहले हमें बचपन में होता था, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो हमारा पेट खराब हो जाता था, हमें वॉशरूम जाना पड़ता था। तो अब ये हमारे को बिना एग्जाम के या बिना किसी कारण के हो रहा है। अब जब ये एंजाइटी बढ़ने लगती है तो ये सिचुएशंस के साथ अटैच हो जाती है। मान लीजिए कोई बहुत ही भीड़ भड़के की जगह में गया और उसे अचानक से ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स आ गए, तो फिर उसको लगता है कि मुझे भीड़ में ही घबराहट होती है, तो भीड़ को अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो जब कहीं जाएगा भी तो 4 लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। ऐसा ही आदमी अगर हाइट में जाकर उसे एंजाइटी हो जाए तो उसे लगता है मुझे हाइट फोबिया हो गया, तो फिर वो हाइट को अवॉइड करना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते कोविड टाइम में जिनको एंजाइटी हो रही है उनको लग रहा है कि ये मुझे कोविड वायरस की वजह से हो रही है, तो उनको इलनेस फियर बनने शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइटी, एक बेसलाइन एंजाइटी अलग अलग रूप ले सकती है, अलग अलग सिचुएशन में जाके बन सकती है। कभी कभी एक जनरल एंजाइटी होती है जो किसी चीज का बनी नहीं होती है। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, खूब पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चे हमारे सेटल हो गए, हमारी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, हमें कोई बीपी शुगर की शिकायत नहीं है, फिर भी हम घबरा रहे हैं, फिर भी हमारे को चिंता है, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम रेस्टलेस हैं, हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, दिमाग चलता रहता है। तो इस तरह की एंजाइटी को हम जनरलाइज एंजाइटी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे हम पिक कर लें, और अगर हम इसे रिजॉल्व कर लें, थोड़ी सी हमें हार्डवर्क करनी पड़ती है, थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने हैं अपने अंदर, थोड़े से हेल्प लेनी है, और हमारी लाइफ बहुत सुधर सकती है। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कोई स्पेसिफिक एंजाइटी है, अगर स्पेसिफिक चीज से एंजाइटी है तो क्या उसको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उसको करना खत्म होगी? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन मनोज साहब, आई एम वेरी हैप्पी जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा। ये हम लोग एक्चुअली अपने थेरेपी सेशंस में लाते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन मेरा ही है डॉक्टर साहब, मेरे को हाइट से बड़ा डर लगता है। तो एक्चुअली जब हम लोग किसी की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एंजाइटी एक ना एक सिचुएशन से अटैच हुई थी, फिर अचानक से उस पर्सन ने उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया। फिर जब उसने उसे अवॉइड किया, एंजाइटी खत्म नहीं होती है, वो और बढ़ जाती है, फिर वो और सिचुएशन में आती है। ऐसे करते करते सिचुएशन का दायरा बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है आदमी अपने हाउस बाउंड हो जाता है, घर पे बैठ जाता है कि जी बाहर जाऊंगा तो एंजाइटी। तो आपको समझना है कि आपको किसी चीज को अवॉइड नहीं करना है, आप रिलैक्सेशन करिए, आप सलोनी के पास जाइए और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे आपको, उससे आपकी एंजाइटी कंट्रोल में आएगी। या आप कुछ मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं जिससे एंजाइटी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। बट आप किसी चीज को अवॉइड करेंगे, वो रीइंफोर्समेंट पैटर्न बन जाते हैं, हमारा ब्रेन पकड़ लेता है, और फिर वो एंजाइटी कभी रुकती नहीं है। आपको लगता है कि मैं छत पे नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम कंफर्टेबल, बट फिर जब आप जाएंगे तो दुगनी एंजाइटी हो। तो इसलिए यू शुड ट्राई टू फेस। अब अगर आप आप ग्रेजुअल फेस भी कर सकते हैं उसे, इसे ग्रेड एक्सपोजर कहते हैं। उसके बारे में आई थिंक सलोनी एक्सपर्ट हैं, ये हमें बता सकते हैं कि ग्रेड एक्सपोजर क्या होता है। डॉक्टर सलोनी, प्लीज थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। एंजाइटी सब, इसमें एक छोटी सी चीज में एक ऐड करना चाहूंगी कि एंजाइटी कभी भी हमारे पास में बहुत कम ऐसा है कि डायरेक्ट पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी, जैसे कि मान लीजिए हेडेक हो गया या सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो वो पहले पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत के पास गए, फिर वो वहां से हमारे पास आ रहे हैं। तो एंजाइटी आपके फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म पे मैनिफेस्ट होती है। आप पहले समझ नहीं पाते हैं कि मेरे को एंजाइटी हो रही है। जब आपके सारे मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं और जब पता लगता है कि हाँ वो सब कुछ क्लियर है, आपको जो मेडिकल सिम्टम्स जो आ रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो आ रहे हैं, वो उनका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, तब जाकर के हमारा रोल फिट इन होता है कि अच्छा ये एंजाइटी है और वो किसी न किसी रूट से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि आपको हाइट से डर है। हाइट से डर होना ये तो एक चीज हो गई, ये सरफेस की बात हो गई, बट इसके पीछे अंडरलाइंग रीजन क्या है? आपको हाइट से डर डेवलप कैसे हुआ? आपकी किसी हिस्ट्री आपने सुनी कि कोई हाइट से गिर गया, या हाइट पे जाने से नीचे आपको चक्कर आता है, आपको सिम्टम्स होते हैं, तो उन सिम्टम्स से आपको डर लगता है। तो ग्रेडेड एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि हम लोग एक हायरार्की के साथ में उसको डील करते हैं। सबसे पहले एक पूरा इवैल्यूएशन होता है। ये तो एक हाइट फोबिया हो गया, एक टर्म हो गया सिर्फ, बट इसको थेरेपेटिकली डील करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम आपको सीधे ले जाकर के छत पे खड़ा कर देंगे, लो एक्सपोजर
करो, अब आपको right. आपका डर खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जी। तो ग्रेडेड एक्सपोजर का मतलब सर ये है कि एक हायरार्की के साथ में हम उसको डील करते हैं। इमेजिनेशन लेवल पर, बात करने के लेवल पर आपका कितना डर आ रहा है, फिर कितनी ऊंचाई से आपको डर लगता है, तो हम आपको हो सकता है पहले फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी को डाउन करते हुए फिर आपके हाइट फोबिया को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने डॉक्टर सलोनी, थैंक यू सो मच। और एक इसमें क्वेश्चन एक और ये आ रहा है कि हम मेंटल हेल्थ अपनी कैसे अच्छी रख सकते हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए लोग भागते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मेंटल हेल्थ की तरफ हम देखते नहीं है कभी। हम मेंटली फिट रहें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर शोभित, आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे। सर ब्रेन, हम सबको समझना है कि मेंटल हेल्थ मतलब ब्रेन हेल्थ, और ब्रेन इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी आपकी मिनिमम रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सरसाइज है, दैट इज 20 मिनट्स एवरी ऑल्टरनेट डे। सो ब्रेन हमारा जो हेल्दी रहता है ये बाय प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी रहता है। तो मेंटल हेल्थ भी हमारी इसलिए बनी रहती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स फ्रेश रहते हैं, वो राइट रूट में रीजनरेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ये तो एक पार्ट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अपना ब्रेन रिजर्व बढ़ाएं। ब्रेन रिजर्व मतलब एक जैसे हमारा एक एक्सरसाइज रिजर्व होता है, जैसे डॉक्टर पुनीत सर बता पाएंगे कि हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट तक स्टेमिना के हिसाब से भाग पाते हैं। ऐसे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है जिसको हम बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग नोवल वर्क्स, और नोवल लाइक सुडोकू हो गया या वीडियो गेम्स हो गए, which you can change in your mobile, and जिसको मैपिंग एक्सरसाइजेस हो गई। सो इससे आप अपने ब्रेन रिजर्व डूइंग रीडिंग नोवेल्स। बट अगर कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है और उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है और वो रोज जाके उसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को करता है, तो उसका ब्रेन रिजर्व इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो उसके स्पाइनल लेवल पे आ गया है। तो उसे कुछ ना कुछ नोवल करना पड़ेगा, अपने एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का पार्ट बनाना पड़ेगा, एक अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी जिससे उसका ब्रेन रिजर्व अच्छा रहे। आगे जाकर आपका ब्रेन रिजर्व अच्छा रहता है तो आप डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स में कम जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहती है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। सो ये दो फैक्टर मुझे लगते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फैक्टर आई फील विच वी डिस्क्राइब टू ऑल द पेशेंट्स इज लेट गो। आप प्रेजेंट में रहिए, आप पास्ट की चिंता मत करिए। हम सब अपना बैकलॉग लेके चलते हैं, सालों का बैकलॉग हमारे पास्ट, हमारे साइकिक इंप्रेशंस में बना रहता है, और फिर हम फ्यूचर में उसे एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। तो हम देखें पेंडुलम में रहते हैं हम लोग, पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर। सो अगर आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रहने का कोशिश करिए। 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ। व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन शोभित, बहुत बढ़िया। द लाइफ मंत्रा इज लेट गो। डॉक्टर सलोनी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, ऑल्दो द सेशन बट लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एंड हाउ इट रिलेट्स टू प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले आता है हिप्नोसिस, और हिप्नोसिस में बेसिकली हम हिप्नोसिस एक फॉर्म ऑफ अ साइकोथेरेपी होती है, जैसे कि टॉक थेरेपी होती है, ऐसी हिप्नोसिस भी एक साइकोथेरेपी होती है। जब व्यक्ति फेस टू फेस बात करने पे कतराता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बात करने के लिए हेजिटेंट होता है, तो हम लोग हिप्नोथेरेपी को यूज करते हैं, जो कि एक ऐसी स्टेट में ले जाकर के बात करना जहां पर आप अटेंटिव भी हैं, प्लस आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। दो इट्स अ वेरी डिटेल्ड इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक अबाउट हिप्नोसिस, बट हिप्नोसिस इज वन टेक्निक ऑफ साइकोथेरेपी। और दूसरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब जिन प्रॉब्लम्स को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस लाइफ के थ्रू, हमारे बहुत ही डीपली रूटेड है हमारे सबकॉन्शियस में, उनको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू डील कर सकते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर ला करके, उनके बारे में बात करके उनको डील कर सकते हैं। सो और सुसाइड में, हाँ, सुसाइड का आपका जन्म है, ये हमारी पहले की लाइफ है आज से, पास्ट लाइफ से आप यहाँ क्या कहना चाहती हैं?
सर पास्ट लाइफ में एक रिग्रेशन, इससे पास्ट लाइफ से भी पहले एक रिग्रेशन थेरेपी आती है जिसको हम लोग एज रिग्रेशन बोलते हैं। सपोज आप अगर अभी 30 इयर्स के हैं तो हम आपसे पहले 25 साल पे ले जाके बात करेंगे, 20 साल पे, फिर 15, फिर 5, फिर इस तरीके से धीरे धीरे जब आप अपने वूम पे थे, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी ट्रांस स्टेट पे, आपकी सजेस्टेबिलिटी पे, कि आप कितना सजेस्टेबल हैं, आप जा पा रहे हैं। हर किसी पे हिप्नोसिस सक्सेसफुल भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना सजेस्टेबल है वहां पर। तो सुसाइडल की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म होती है, वो हमेशा एस्केप करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेसर होता है, तो उनका डिफेंस क्या होता है? भाग जाना, एस्केप कर जाना। वो उसके साथ में डील नहीं कर पाते हैं, वो एक चाइल्डहुड पैटर्न चल रहा होता है। तो जब वो अपनी अडल्टहुड एज में होते हैं तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे अंदर ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों डिप्रेस हो रहा हूँ। तो वहां पर हम एज रिग्रेशन करके या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि क्या वो पैटर्न्स पहले रहे हैं जिसकी वजह से ये सुसाइडल आइडिएशंस या रिकरेंट डिप्रेसिव टेंडेंसीज उनके अंदर डेवलप हो रही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, बहुत आपने अच्छा बताया। एक क्वेश्चन आ रहा है कि if you talk to someone about suicide, does it put this idea into his head? अगर वो पहले नहीं सोच रहा था तो क्या वो यह सोचने लग जाता है? हाँ, ये देखिए, यही बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम इंकरेज करेंगे सुसाइड करने के लिए, बट ऐसा पाया नहीं गया है। जिनके मन में वो सुसाइड का बीज बो दिया जाता है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बीज निकल जाएगा। So that is what it is healthier to ask, everyone। अगर कोई तनाव में लग रहा है तो आप उनके से जरूर पूछ लें। अगर हमारे तो जो क्लिनिकल एनकाउंटर्स होते हैं पेशेंट के लिए, वो कहते हैं नो नो नो, अरे नहीं सर, उस हद तक नहीं गए हैं, नहीं, उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, अभी वैसा मत सोचिए आप। सो वी आर एश्योर्ड कि हाँ, इस तरह का एक इंप्रेशन आ रहा है तो सुसाइडल लेवल पे बात नहीं जा रही। अच्छा शोभित, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है एक स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा कि हर जो अभी हम बात कर रहे थे इसमें, जैसे हर एक सुसाइड जो होती है उसके पीछे 20 लोग होते हैं जो कि सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में अभी करीब करीब 16 मिलियन लोग हैं जो स्टैट्स कहती हैं कि जो सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। और 160 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं बेसिकली। तो अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक वो है। तो इसमें जो अब मैं आऊंगा, बेसिकली जो लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ अपने कंट्री में ये भी देखा है, जैसे स्पेशली अगर लड़कियां हैं या कुछ है, अगर मान लीजिए सुसाइड का अटेम्प्ट किया, लेकिन अब जो फैमिली है, क्योंकि ये एक टैबू हो जाएगा कि भाई ये लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो उसको वो कारपेट के नीचे दबा देंगे, इवन वो मोहल्ले पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलने देंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट करेगा? सर बहुत हाई रिस्क रहता है अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट है। सर पहले तो हम लोग उस अटेम्प्ट की संधि विच्छेद करते हैं, जिसे हम लोग एक तरीके से साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का नाम देते हैं या सुसाइड असेसमेंट कहते हैं। तो जिसमें हम लोग पहले तो देखते हैं कि क्या फैक्टर ऐसे थे जो सुसाइड की तरफ, अटेम्प्ट की तरफ इन्हें पुश कर रहे थे। उसमें मानसिक बीमारी, नशे की बीमारी, घर की प्रॉब्लम्स, एक बचपना, डिफिकल्ट चाइल्डहुड, एक अपनी पर्सनैलिटी इशू जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, इन सब की असेसमेंट करते हैं। उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी देखते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं बच्चे। अगर कोई शादीशुदा है उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं। और दूसरा रिलीजन, अगर कोई बहुत ही कल्चरल, बहुत ही रिलीजियसली अटैच्ड इंसान है तो वो भी एक तरीके से सुसाइड के प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो अगर इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं तो एक असेसमेंट की जाती है कि इस अटेम्प्ट के बाद कितना रिस्क है। रिस्क माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। बट हर सुसाइड अटेम्प्ट के बाद शायद डॉक्टर थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है। हर अटेम्प्ट के बाद सर हम लोग निगरानी रखने के लिए जरूर बोलते हैं कि आप जरूर अपने इनका ऑब्जर्वेशन रखिए अगले 3 महीने तक, क्योंकि रिस्क ऑफ सुसाइड इज मच मच मोर। We have slight network problem. Am I audible? हाँ, you are audible. एक क्वेश्चन है, what
of long-term side effects can be seen through SSRIs and anti-anxiety medicines? ये क्वेश्चन मुझे पूछा है, लेकिन ये डॉक्टर शोभित इसका जवाब देंगे। ठीक है डॉक्टर शोभित, you want to say the question again? हाँ सर, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। Am I audible, sir? Yeah, you are audible. There were some video issues with the audio. अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छे। Sir, this question I'll take it to actually remove this dogma कि साइकेट्री की दवाइयाँ एक नशे की दवाइयाँ होती हैं, साइकेट्री की दवाइयाँ शरीर गला देती हैं, किडनी, लिवर, एज इफ कि ये पॉइजन्स हैं जो हम सोसाइटी में दे रहे हैं। मैं ये एट लेंथ कहूंगा कि आप साइंटिफिक लिटरेचर देखिए, psychiatric medicines are one of the safest medicines when you compare it to anti-diabetic and antihypertensives. These have very less side effects. Side effects हर दवाई के होते हैं, side effects manageable होते हैं। लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव साइड इफेक्ट्स की एक दवाई है, कोई 5 साल 10 साल खा रहा है तो उसकी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो रिवर्सिबल नहीं होंगे, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स के या एक्सरसाइज के नहीं होते हैं। मगर आपको जो दवाइयां हैं वो जस्टिफाइड तरीके से खानी है, अंडर कंसल्टेशन खानी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज की दवाई भी एक गोली लिखिए 3 गोली खा लेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। ऐसे ही हमारी ब्रेन की दवाइयां हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोग उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं कंपैरिजन की मेडिसिन की दवाइयों से। फिर वो एक बैड एग्जाम्पल बन जाता है उनके आसपास के लोगों के लिए, फिर वो स्टिग्मा का रूप ले लेता है। और इसमें हमारी सलोनी बहुत मदद करती है, वो बहुत पेशेंटों को एक पॉइंट को क्रॉस करके साइकोएजुकेट करके ये सब मिथ्स को क्लियर कराती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि डू पेशेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन फॉरएवर? अगर साइड इफेक्ट तो एक चीज होगी, एक होगी इसका हमारी डिपेंडेंसी हो जाना इस पे। Again an important myth, so it's becoming a very fruitful session, sir. सर इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग क्या इस चश्मा हमने पहना है, क्या हम कहते हैं कि मनोचा साहब, पुनीत सर और मैं इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं? नहीं, ये रिक्वायरमेंट है। ये हमारी आईज वीक पड़ गई हैं, हमें उसको सपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बॉडी में अगर ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं तो उसे सपोर्ट करने के लिए हमें वो केमिकल रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। अब इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ लॉन्ग तो लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यू इयर्स तो फ्यू इयर्स देनी पड़ेगी। कई पेशेंटों में इट रिक्वायर्स फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने देनी पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं, ये कोई आदत या नशा नहीं होता है। जी, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब, कैन एंजाइटी एंड डिप्रेशन बी ट्रीटेड थ्रू सीबीटी? सीबीटी क्या चीज है, पहले तो ये बता दीजिए। डॉक्टर सलोनी विल टेक अप दिस क्वेश्चन। सर CBT इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ साइकोथेरेपी और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जो थेरेपी होती है वो हम लोग 3 चीजों से समझते हैं। हमारा कॉग्निशन, बेसिकली हमारे थॉट्स, उससे जुड़ा हुआ हमारा इमोशन और हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ हमारा व्यवहार। इन तीनों में जब गड़बड़ी आती है तब कोई एक मेंटल इलनेस फॉर्म होती है। उसे चाहे आप डिप्रेशन कह लीजिए, चाहे एंग्जाइटी कह लीजिए, या किसी और फॉर्म का मेंटल डिसऑर्डर कह लीजिए। तो CBT में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो CBT से डिप्रेशन और एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगेन उसकी इंटेंसिटी और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल डिसऑर्डर जो है उसकी सीवियरिटी क्या है। पहले उसमें दवाइयों की जरूरत है, सपोर्टिव मेडिसिन की जरूरत है, और साथ साथ बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो आपके ठीक होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी। तो इसलिए जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था ना कि उस पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं क्या, आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते हो। जब आप अपने आप को संभालने काबिल हो जाते हो तो नेचुरली आपको दवाइयों से बाहर निकाल करके आप अपनी लाइफ को वापस से स्मूथली डील करना शुरू कर देते हो। थैंक यू डॉक्टर सलोनी। डॉक्टर त्यागी, एक क्वेश्चन आपसे है थोड़ा ऑन द लाइटर साइड, सिंस यू आर अ पोएट आल्सो और आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो क्या ये जो हम क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं जैसे पोएट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, डज दिस हेल्प अस इम्प्रूविंग आवर मेंटल हेल्थ? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एग्री करूंगा।
क्योंकि देखिए मैं भी हमारा भी जो काम है मेनली आईसीयूज के साथ में रहता है, और बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो हम लोग डील कर रहे होते हैं, और उसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग समझते नहीं है। हमारे पास हमें पेशेंट को मैनेज करने में इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी कि हमें कई बार फैमिली को एक्सप्लेन करने में और उस सब में आती है। और एट अ टाइम अगर मान लीजिए 8-10 पेशेंट आईसीयू में एडमिट हैं और उनके सबके फैमिली के साथ भी आपको बात करनी है, एंड यू मे गेट फोन कॉल्स एट ऑड आवर्स कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो रहा है, लोग गूगल से पढ़ के आते हैं, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस। ऐसा नहीं है, जैसे देखिए मेरा अगर रात में फोन अगर 2 बजे मेरा फोन बजता है तो मेरी सबसे पहले पैल्पिटेशन हो जाती है मेरे को कि भाई ये कौन सा पेशेंट सिक हुआ, और स्पेशली अगर जी वो आईसीयू से कॉल आया हुआ है। तो ये बिल्कुल। बड़ा नेचुरल सा वो है। तो मेरे को लगता है क्योंकि मैं पोइट्री और कुछ कुछ हॉबीज जो हैं अपनी वो साथ में करता हूँ, इट कीप्स मी, मतलब इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो मैं जो है कुछ समय के लिए अपने मेडिकल फील्ड से, अपने स्ट्रेस या जो भी कुछ है उस दिन चल रहा है, तो उससे मैं टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है, और एक रिलैक्सेशन जो है इन सब चीजों से मिलता है। और मुझे तो लगता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ हॉबी है, पर वही है कि हम उसको कहीं ना कहीं पे छोड़ देते हैं और उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो हमें उसको भले ही चाहे छोटे लेवल पे रखें, लेकिन उसको एक छोटे से पौधे की तरह हमें पाल पोस कर साथ रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्ट्रेसेस जो हैं वो कम कर पाए। छोटी छोटी हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो सब हमें इन चीजों से बाहर निकालती हैं, बिकॉज हाँ जी। अल्टीमेटली पीपल गेट इनटू डिप्रेशन बिकॉज वी सीक लव, अटेंशन, मनी, प्लेजर। तो जब हमें जी, ये चीजें नहीं मिलती चारों तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डिस्कस एक्चुअली पॉइंट्स। व्हाट हैज हैपेंड ओवर द टाइम इज कि आई थिंक वी हैव बिकम मोर कंज्यूमर्स। तो अभी राइट। सफलता का जो पैमाना हो गया वो ये है कि द मोर यू कंज्यूम द मोर सक्सेसफुल यू आर। तो वो एक बिल्कुल। रैट रेस हो गई है बेसिकली, कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए, तो हम उस रैट रेस में कहीं डिप्रेशंस में और उस सब में जाते हैं, और उसके बाद में हमारे अंदर एंजाइटीज और वो सारी चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। तो वी शुड हैव अ लार्जर पर्पस इन लाइफ, नॉट ओनली कि यस, अपने लिए यस। मे बी वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी डूइंग थिंग्स व्हिच हेल्प पीपल, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है। जी। So it was a great session, wonderful having all of you with us. और I think if you don't have any other question, we can just summarize कि एक तो हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, हमें बात करनी चाहिए जिनके भी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, जिनको हमें लगता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई पैनिक अटैक में आ रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड नॉट शाय फ्रॉम यस। टॉकिंग दैट पर्सन। उससे बात कीजिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, और प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, बट आप जाइए आगे, बात कीजिए उनसे। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे जस्ट टू सम अप, डॉक्टर सलोनी? सर मेंटल हेल्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ का मतलब मेंटल इलनेस होना नहीं होता है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ होती है, हार्ट अटैक हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी और फिजिकल बीमारियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली मेंटल इलनेस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इसके फिजिकल साइंस नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक है। तो इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को हम अपने फिट रख सकते हैं, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी डेली एक्टिविटीज, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को प्रायोरिटी में रख के। हम दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारे पास 5 मिनट या 10 मिनट खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए नहीं होता है, जिसके कारण से कभी ना कभी हम एक मेंटल इलनेस में लैंड अप करते हैं। तो आई फील कि मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, जैसे कि फिजिकल हेल्थ के लिए आप जॉगिंग करते हो, आप अच्छी लेते हो, सिमिलरली मेंटल हेल्थ के लिए अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर पे वॉचफुल होना बहुत जरूरी है। और जब आप उस पे वॉचफुल होते हो तो शायद आप अपने आप को बचा सकते हो किसी भी मेंटल इलनेस पे फॉल होने से। और बाकी फिर तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी को भी हो सकता है ये। सो देयर इज नो शेम। राइट। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इज मेंटल हेल्थ रिलेटेड विद सीआरपी? कल मैं एक जगह देख रहा था कि हमें गिव अप भी कभी कभी कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीआरपी लेवल्स को खराब करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक, ऑल्दो टाइम हाँ ले लिया आप लोगों का,
This is a very valid question. सर एक्चुअली सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, और अभी डिप्रेशन, जो खास तौर पे जो डिप्रेशन रिस्पॉन्ड नहीं करता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, साइकोथेरेपी से, उसमें पाया गया है कि सीआरपी लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हमारी डिफरेंट हो जाती है। तो सीआरपी बीइंग एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर, मेंटल हेल्थ बीइंग अ सिस्टमिक प्रॉब्लम जो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, वो इन्फ्लेमेटरी रूट के थ्रू जाती है, तो इन दोनों का संबंध है। दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सर मनोजा साहब, मेरा जो लास्ट एक कंट्रीब्यूशन है आज, एक दिस वेरी गुड सेशन विद वेरी एंथुसियास्टिक ऑडियंस इज, हमारा जो सोसाइटल रेट है दैट इज मैक्सिमम इन 15 से 25 साल के जो लोगों में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग पेरेंट्स, जब बच्चे बड़े हो जाएं, एडोलसेंस में आ जाएं, सो बी देयर फ्रेंड्स, डोंट बी देयर पेरेंट्स, डोंट जज देम, उनको सुनिए, आप उनको सलाह मत दीजिए, बच्चों से बात करिए। हम लोग बच्चों से बात नहीं करते हैं, बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बेटा ये ले आओ, सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वहां पे वो रख दो, पढ़ाई कर लो, कितने नंबर आए, बट वी डोंट सिट विद देम एंड हैव एन अनकंडीशनल कन्वर्सेशन जिसमें हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। सो स्टार्ट मुझे टॉकिंग कभी टू योर किड्स। बच्चे हमसे बात नहीं करते, हम तो करते हैं। सर आप so that is the general norm जिसमें लोग हमारे पास जो कंप्लेंट लेके आते हैं। So that is one point I would want to suggest to parents here कि just talk to your kids and be their friends। जब बड़े हो जाते हैं तो don't be their parents। एक लेवल पे आप समझा सकते हो, then they have to take their own decisions। वो गलत डिसीजन ना ले लें, इसके लिए उनके फ्रेंड्स बनिए। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर त्यागी, आप हाँ, मैं कहना चाहूंगा एक ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये किसी की लाइंस हैं कि थक गया हूं तेरी नौकरी से ए जिंदगी, मुनासिब यही होगा कि तू मेरा हिसाब कर दे। तो अब मतलब हम ऐसा क्यों करें कि हमें जो जिंदगी है वो नौकरी की तरह लगने लगे, कि क्यों हम मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसको नौकरी की तरह ढोएं। और दूसरी चीज क्या है कि जो मेरे को लगता है कि देखिए, अभी जैसे सुशांत के केस में मैं बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स था वो पढ़ रहा था, तो दे सेड कि नहीं भाई ये तो कॉवर्ड था, कायर था, ये अपना नहीं कर पाया, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने खुद को फाइट किया, एस्टेब्लिश किया, तो इनको ये करना चाहिए था, तो दिस वाज अ कॉवर्डली एक्ट व्हाट ही डिड। बट मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा कोरोना के साथ में। अभी कोरोना के इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों को, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, उन लोगों की डेथ भी हो रही है और वो काफी सफर कर रहे हैं। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, वो उसको जो है वो एसिम्टोमेटिक रह रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा कि हमें इन्फेक्शन हुआ और कब चला गया। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ का भी ऐसे ही है। तो हम जैसे कोरोना में जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, हम ये नहीं कह देते कि नहीं भाई ये तो इनकी तो इम्यूनिटी खराब थी, अब ये तो जाएंगे तो हम इन्हें नहीं ट्रीट करेंगे। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो अच्छे लोग हैं। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ का भी है, कुछ लोग जेनेटिकली या प्री डिस्पोज्ड हैं जो कि ज्यादा स्ट्रेस में और उसमें जा सकते हैं, तो हमें उन्हें कायर या ये नहीं कहना है, और मेरे ख्याल से हमें उनकी हेल्प करनी है और हमें आगे आना है। तो मैं आखिर में बस यही डॉक्टर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हमें उनको समझना है, उसे कायर नहीं कहना है या कमजोर नहीं कहना है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट डॉक्टर साहब आपने बताया। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स कहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सलोनी गुप्ता मैक्स में हैं, डॉक्टर पुनीत त्यागी इज ऑल्सो इन मैक्स, एंड डॉक्टर शोभित इज इन श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट। बाकी आप इनके फेसबुक पे और इनके अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनके प्रोफाइल्स और इनके क्लिनिक टाइम सब कुछ मिल जाएगा। और भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े डॉक्टर्स की। बिल्कुल। तो हमने बहुत डॉक्टर शोभित मुझे ऐसे देख रहे हैं कि पैनल पे बुला के कहने का मतलब आपने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जिसमें कि पेरेंट्स और लोग खुद इसमें से काफी चीजें इनपुट लेंगे और एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ जिएंगे। जैसे डॉक्टर पुनीत त्यागी ने कहा है, हमें इसको जिंदगी को नौकरी की तरह नहीं जीना है, हमें जिंदगी को लाइफ की तरह जीना है। और आज वैसे भी इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप लोग योगा कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और फादर्स डे भी है, तो फादर्स को विश भी कीजिए। एंड डॉक्टर्स आर लाइक फादर्स, दे टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब ड्यूरिंग दिस। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ आवर डून सिटीजन्स ग्रुप। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को फिर हम कभी इस पैनल पे लाएंगे, और बहुत बढ़िया सेशन था। थैंक यू ऑल व्यूअर्स ऑल्सो। एंड हमारा एक शाम को योगा सेशन भी है, इट्स फॉर द व्यूअर्स। आप लोग शाम को योगा 6 to 7 लाइव योगा सेशन ज्वाइन कीजिए।
Thank you, Dr. Puneet Tyagi, very much once again. Thank you, very much. Dr. Saloni. It was wonderful having you in the session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.